हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज हमारा है रैपिड फायर टेस्ट नंबर 2 और आज हम करने वाले हैं यहाँ पर बायोलॉजी का चैप्टर सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो आज के इस सेशन में जो 20 क्वेश्चंस हैं, पहला काम तो आपको ये करना है कि आपको इन 20 में से कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए ये मुझे बताना है। बहुत ज़्यादा डिटेल्ड मैं आप एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी क्योंकि ये रैपिड फायर टेस्ट है, ये आपका एक तरह से रिविजन है। इसमें आपका ये बायोलॉजी का सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर आज हम कर रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। और ये जो आपका पार्ट आएगा सेकंड पार्ट, ये आपका क्लास 11th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो सेल वाला चैप्टर है उससे मैं क्वेश्चंस को फ्रेम करूंगी, जिससे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। आज वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आपके PYQs हैं, डिफरेंट एग्जाम्स में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक, वो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। कल वाला सेशन जो आपको मिलेगा, नेक्स्ट सेशन इसका पार्ट 2, वो आपको क्लास 11th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सेशन मिलेगा। ठीक है, तो इन सब सेशन से ज़रूर जुड़िएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, प्रैक्टिस होती रहेगी। प्लस आपको यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से थ्योरी का भी पोर्शन कंप्लीट कराया जाता है। आपको फिजिक्स का 1 शॉट वीडियो मिल गया होगा जिसमें क्लास 9th एनसीईआरटी हमने कंप्लीट करी है फिजिक्स। 7 घंटे का वीडियो है लगभग, पर उस 7 घंटे में आपका कुछ छूटेगा नहीं। आपको कंप्लीट थ्योरी भी पढ़ने को मिलेगी, प्लस आपके जितने एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हैं वो आपने किए होंगे, आपके एग्जाम्पलर्स मैंने कंप्लीट करवाए हैं, प्लस जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी तक आए हैं सब कुछ मैंने, मतलब वो एक तरह से कंप्लीट पैकेज है आपको फिजिक्स की तैयारी करने का। तो आप उस सेशन को ज़रूर देखिएगा, मैं आपको इंसिस्ट करूंगी, बहुत मेहनत से वो सेशन बना है। और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। इसी तरह से मैं आपको केमिस्ट्री और बायो सब कुछ मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी, सेशन से जुड़े रहिए। यहाँ पर इसी तरह से हम चीज़ों को करते रहेंगे और आज का सेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये पार्ट 1 है, मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ, कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है, क्या ग्लूकैन से बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। और अपना स्कोर आप जरूर मुझे बताइएगा, ये आपके 20 में से कितने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं। बोथ 1 एंड 2 या ओनली काइटिन, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, आपने मार्क कर लिया होगा, बहुत लोगों ने मार्क किया होगा इसका आंसर काइटिन। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आंसर होगा आपका बोथ 1 एंड 2। आपका ग्लूकैन और काइटिन दोनों से क्या है, सेल वॉल ऑफ फंजाई बनी होती है। इंपॉर्टेंट है, जनरली हम काइटिन पढ़ते हैं पर ग्लूकैन से भी वो बनी होती है। और एक और बात काइटिन की समझ लीजिए कि जो काइटिन होता है ये आपका सेकेंड मोस्ट एबेंडेंट आपका पॉलीसेकेराइड है। तो ये पॉलीसेकेराइड है, ये चीज आपको समझनी है। तो इसका मतलब ये सेकेंड मोस्ट एबेंडेंट है। तो जो सबसे मोस्ट एबेंडेंट पॉलीसेकेराइड कौन सा हो जाएगा, मोस्ट एबेंडेंट पॉलीसेकेराइड आपका हो जाएगा सेल्यूलोज। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि एक्सोस्केलेटन जो भी इंसेक्ट्स वगैरह के हैं वो काइटिन के बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विच चैनल प्रोटीन इज टू ट्रांसपोर्ट वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन रिस्पॉन्स टू ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्रिएटेड बाय एक्टिव सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्या होता है, सब चीज़ें अभी जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको बताती चली जाऊंगी। अभी जैसा जो क्वेश्चन आया है जिसके बारे में हमको यहाँ पर समझना है, बस उतनी ही चीज़ें समझेंगे। चैप्टर बड़ा है और बहुत क्वेश्चंस कैरी करता है, और क्लास 11th का चैप्टर के हिसाब से मैं आपको यहाँ पर MCQs करवाऊंगी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, बस जुड़े रहना चीज़ों से, आपको सब चीज़ समझ में आती रहेगी। तो यहाँ पर क्या बात की गई है, किसी चैनल प्रोटीन का प्राथमिक कार्य सक्रिय विलय परिवहन द्वारा निर्मित ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के जवाब में कोशिका झिल्ली में पानी का परिवहन करना है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विच प्रोटीन इज टू ट्रांसपोर्ट, मतलब यहाँ पर है कि कौन सा ऐसा प्रोटीन है, ठीक है, कौन सा ऐसा चैनल प्रोटीन है जो कि पानी को ट्रांसपोर्ट करता है इधर से उधर। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट से क्या मतलब हुआ, ऑस्मोसिस से क्या मतलब हुआ कि पानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, मतलब जहां पर पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा आपको दिखेंगे वहां से कम जगह जहां पर कम पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वहां पर उसका मूवमेंट रहेगा। तो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इसका मतलब ये हो गया, क्रिएटेड बाय एक्टिव सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्या ट्रांसफेरिन होगा या एक्वाफोरिन होगा या ट्रांसपोर्ट चैनल होगा या नन ऑफ द अबव होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका एक्वापोरिन्स। तो ये क्या होते हैं, ये आपके एक्वापोरिन्स होते हैं। ठीक है, तो एक्वापोरिन्स किस तरह से होते हैं इसको देख लीजिए, ये आपके इस तरह से एक्वापोरिन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका हाई कंसंट्रेशन है। ठीक है, हाई हाई कंसंट्रेशन है किसकी, वाटर मॉलिक्यूल्स की, या वाटर की हाई कंसंट्रेशन है। और यहाँ पर क्या है, लो कंसंट्रेशन है पानी की, मतलब यहाँ पर पानी की जो
पानी की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है और इस जगह पानी की क्वांटिटी क्या है, कम है। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ पर जो वाटर का मूवमेंट होगा ये कहाँ हो जाएगा आपका, इन से आपका आउटसाइड, यहाँ से आपका यहाँ की तरफ होगा। अगर यहाँ पर ज़्यादा पानी है, यहाँ पर कम है, तो पानी यहाँ से यहाँ इस तरह से मूव करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्वापोरेंस है, ये एक तरह के चैनल प्रोटीन्स होते हैं जो कि इस तरह के मूवमेंट में मदद करते हैं। ठीक है, इजिली मूवमेंट हो पाता है पॉसिबल, बहुत स्पीड में। चलो आओ देख लेते हैं अब दूसरी चीज क्या है। अब यहाँ पर एक और टर्म आता है ट्रांसफेरिन। तो ट्रांसफेरिन क्या होता है, ये एक तरह का प्रोटीन होता है जो जो कि बाइंड करता है किसके साथ, आयरन के साथ। ये ट्रांसफेरिन प्रोटीन है, ये बाइंड कर जाता है किसके साथ, आयरन के साथ। और ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, तो ये एक तरह से आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है। कौन, आपका ट्रांसफेरिन। फेरिन, फेरिन से ही समझ जाएंगे, फेरिन मतलब आयरन की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। विच इज द प्राइमरी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द सेल वॉल। कोशिका भित्ति की अधिकांश यांत्रिक शक्ति के लिए जिम्मेदार प्राथमिक संरचनात्मक घटक कौन सा है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपने मार्क कर लिया होगा कि कौन सा ऐसा इसमें से जितने भी आपको ये दिए हुए हैं इसमें से क्या रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि एक सेल वॉल को, कोशिका भित्ति को मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मतलब कि एक स्ट्रेंथ उसकी क्या है आपका यांत्रिक शक्ति जो है वो प्रोवाइड करता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेल्यूलोज। ठीक है, काइटिन हमने देख लिया क्या होता है। ग्लाइकोजन, ये आपका क्या होता है, स्टोर्ड फूड किसमें होता है आपका, ये भी याद रखो। स्टोर्ड फूड कहाँ पर होता है, आपका एनिमल्स में होता है। स्टार्च क्या हो गया, ये आपका भंडारित फूड किसमें हो जाएगा, मतलब भंडारित फूड आपका हो जाएगा खाद्य। स्टोर्ड फूड किसमें, आपके प्लांट्स में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट इसमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेल्यूलोज, जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मैकेनिकल सपोर्ट या स्ट्रेंथ ऑफ द सेल वॉल के लिए। ठीक, ये सब पीवाईक्यूज अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। इन सेल प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, आपका पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। ठीक है ना, ये सबको पता है, पावर हाउस ऑफ सेल। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस माइटोकॉन्ड्रिया से करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूक्लियस से करेंगे, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ जिससे कि आपको पता ही लग जाएगा फिर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का, राइबोसोम। ठीक है, आपने मार्क कर लिया होगा कि प्रोटीन कहाँ बनता है, तो आपका राइबोसोम में बनता है। किस तरीके से बनता है, क्या बनता है, अभी हम आगे चलकर पढ़ेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट फाउंड इन। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ नहीं पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है एज सच ऑप्शंस के साथ। तो यहाँ पर देखो, एल्गी में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, फंगस में पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है। तो यहाँ पर किस में नहीं पाया जाता है हमें पूछा गया है, तो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो बैक्टीरिया क्या हो गए हमारे तरह से, प्रोकैरियोट्स हो गए। नेक्स्ट क्या है, विच कंपोनेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेली प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स टू बी डिलीवर्ड ईदर टू द इंट्रासेल्युलर टारगेट और सिक्रीटेड आउटसाइड द सेल। तो ये क्या होता है, कोशिकांग का कौन सा घटक मुख्य रूप से अंततः कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाने या कोशिकीय के बाहर स्रावित होने वाली पैकेजिंग सामग्री का कार्य करता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा आपका, क्या ये क्लोरोप्लास्ट है, नहीं। क्लोरोप्लास्ट का संबंध तो कुछ क्लोरोफिल से रिलेटेड, मतलब कि कुछ प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड होगा। माइटोकॉन्ड्रिया हमको पता है पावर हाउस ऑफ अ सेल है, और भी इसके फंक्शंस अभी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका कि गोल्गाई बॉडीज या गोल्गाई अपैरेटस। ठीक है, कुछ इस तरह से गोल्गाई बॉडीज होती हैं सेल के अंदर। तो इसके अन्य भी कार्य होते हैं जो कि हम धीरे धीरे करके समझेंगे। देखो एकदम से मैं सारे आपको कार्य बता दूंगी तो फिर क्वेश्चंस बनाने का फायदा क्या होगा, क्वेश्चन जैसे जैसे बनते जाएंगे वो कार्य में समझाती चली जाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ सेल वॉल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर एंड शेप टू द सेल, या कोशिका को संरचना एवं आकार प्रदान करती है या सुरक्षा देती है। इसमें सफेदी दबाव की अनुमति दी है या द्रव्य संचलन के लिए चैनल बनाती है। इट फॉर्म्स चैनल फॉर फ्लूइड मूवमेंट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसके हिसाब से देखो, मेरे हिसाब से आप क्या लगाकर आ जाएंगे, आप यहाँ पर 1 और 2 लगाकर आ जाएंगे और आपका आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका 1 2 3 4 तीनों चारों ऑप्शन हो जाएंगे कि आपकी जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति जो होती है आपकी, ये आपकी स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है, शेप भी देती है सेल
सेल को प्रोटेक्शन भी देती है, टर्गर प्रेशर भी बनाती है, अंदर क्रिएट करती है, मतलब ऐसा प्रेशर जो कि वॉल्स पे लगता है, इस तरह से आपके अंदर से बाहर की तरफ वॉल्स पे लगता है, और वॉल्स अपनी ये जो वॉल पे लग रहा है तो इससे क्या है, एक सेल की शेप जो है वो मेंटेन रहती है। ठीक है, इट फॉर्म्स द चैनल फॉर फ्लूइड मूवमेंट, और इसके हिसाब से कुछ कुछ चैनल्स बन जाते हैं जिससे कि फ्लूइड का मूवमेंट अंदर से बाहर होता रहता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि 1 2 3 4 वाला ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड एज, बिना नाभिकीय झिल्ली के नाभिकीय पदार्थ वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है, इनको यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपके, ये होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे कि आपका ये बैक्टीरियल सेल हो गया इस तरीके से, अब इसके अंदर आपको डीएनए भी देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ये अपना रिप्रोडक्शन भी करते हैं, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऐसे सेल्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये हम एग्जांपल ले रहे हैं बैक्टीरिया का, तो ये ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं जिनके पास न्यूक्लियर मटेरियल तो होता है, डीएनए तो है प्रेजेंट, पर इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। तो ऐसे सेल्स जिनके पास न्यूक्लियर मटेरियल तो होता है पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोट्स में तो हम आ जाएंगे, तो यूकैरियोट्स की तो बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और अपने आंसर्स को मार्क करते चलना, मुझे लास्ट में जरूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, प्लस आप कितने मार्क्स आए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम्स में किसी किसी तरह से, मतलब किसी ना किसी तरह से पूछ ही लिया जाता है, और ये सारे क्वेश्चंस आज के आपके पीवाईक्यूज हैं, तो आप इसको अच्छे से करिएगा। द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल, द अनदर नेम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। अब हमको देखना इनकरेक्ट। देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, ये बात बिल्कुल सत्य है कि प्लाज्मा झिल्ली जो है आपकी चयनात्मक रूप से परागम में होती है, पारगम में होती है, सॉरी पारगम में होती है। फिर आपका द अनदर नेम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेल वॉल, ये आपका गलत है। यही स्टेटमेंट आपकी मतलब एज ये आपकी आंसर हो जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम सेल वॉल नहीं होता है, ये आपका गलत उत्तर है। अनदर नेम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, मतलब सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम सेल वॉल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो या सेल मेम्ब्रेन हो, बात क्या है, एक ही कही जाती है। ठीक है ना, चलो, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, और सेल वॉल इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल। अच्छा, तो यहाँ पर ना आपका यहाँ पर दो आपके स्टेटमेंट्स गलत हैं, तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट पे आप मार्क करेंगे। देखो, सेल वॉल हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, और सेल वॉल क्या प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में। तो आपका ये भी स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब यहाँ पर आंसर आप किस तरह से लिखेंगे, आंसर आपका 2 और 3 स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 स्टेटमेंट, क्यों, क्योंकि दोनों इनकरेक्ट है, क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है एनिमल सेल में, जो आपकी एनिमल सेल है उसमें आपकी कोशिका भित्ति जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, प्लांट्स प्लांट सेल्स हैविंग अ बिग सेंट्रल डैश एज कंपेयर टू एनिमल सेल। तो प्लांट सेल के पास क्या होता है, बड़ा, ये प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल्स के पास क्या होता है, बिग क्या होता है, सेंट्रल वैक्यूल होता है। ठीक है, बाकी चीजें साइड में होती हैं, तो बिग सेंट्रल क्या होता है, यहाँ पर इनके पास वैक्यूल होता है। इसी जगह पे अगर एनिमल सेल हो तो यहाँ पर छोटा सा वैक्यूल होता है, बाकी सब चीजें और बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वैक्यूल क्या होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका रसधानी जो होती है आपकी यहाँ पर बड़ी होती है, किसमें, आपकी प्लांट सेल में, और इसकी तुलना में मतलब पादप कोशिका में बड़ी होती है और पशु कोशिका में छोटी होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनेलीज हेल्प इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड आर नोन एज सोसाइटल बैग ऑफ द सेल। कौन से कोशिका अंग अंतः कोशिकीय पाचन में सहायता करते हैं और कोशिका की आत्मघाई थैली के रूप में भी जाने जाते हैं? तो क्या होते हैं ये आपके क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर हो जाएगा, आपने मार्क कर लिया होगा, लाइसोसोम। तो ये क्या होते हैं, लाइसोसोम, लाइसोसोम्स को सोसाइटल बैग्स बोलते हैं। ये एंजाइम सेक्रीट करते हैं जिससे कि ये जब सेल इनकी जब डिस्ट्रॉय हो जाती है तो क्या करते हैं, इस सेल को सेल्फ डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंट्रासेलुलर डाइजेशन में भी मदद करते हैं। तो इनका दो काम हो जाता है, डाइजेशन में भी मदद करते हैं और सोसाइटल बैग्स की तरह भी काम करते हैं।
ठीक, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर। अच्छा, ये मत सोचना कि मैंने अभी ल्यूकोप्लास्ट और सेंट्रोसोम के बारे में नहीं बताया, ये मैं आगे क्वेश्चन में डाला हुआ है इसलिए मैंने नहीं बताया। ठीक है, ये चैप्टर मैं आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा दूंगी क्लास 11th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का के हिसाब से, तो बिल्कुल चिंता नहीं करना। व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर फाउंड इन द सेल एनवेलप ऑफ द बैक्टीरियल सेल कॉल्ड। तो जीवाणु कोशिकाओं के कोशिका आवरण में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है। तो ये क्या कहलाएगी आपकी बाहरी परत, क्वेश्चन नंबर 12 पे हम आ चुके हैं। तो ये हो जाती है आपकी ग्लाइकोकैलिक्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती नहीं है, तो ये होती है ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका पीवाईक्यू है, तो इसको समझेंगे कि ग्लाइकोकैलिक्स होती है जो कि बाहरी किसकी होती है, बैक्टीरियल सेल की। द आउटर मोस्ट लेयर फाउंड इन द सेल एनवेलप ऑफ द बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल के बाहर वाली जो होती है ये होती है आपकी ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, सेल वॉल से कंफ्यूज हो जाते हैं सब। विच साइंटिस्ट डिस्क्राइब अ लाइव सेल, एक जीवित सेल जो है, किस वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका का वर्णन किया था। तो रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ये आपके एंटनी वन लीवनहॉक। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर आंसर हो जाएगा एंटनी वन लीवनहॉक। लाइव सेल की बात करी है, जीवित कोशिका की बात की है, तो किसने जीवित कोशिका को क्या किया था, वर्णन किया था उसका, वो एंटनी वन लीवनहॉक थे। और यहाँ पे अगर आता कि हु डिस्कवर्ड सेल, तो सेल की डिस्कवरी की थी, सेल की किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, तो इन सब चीजों से कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ लाइव सेल की बात करी है तो एंटनी वॉन लीवनहॉक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है आपका क्लास 11th का। हु एक्सप्लेन दैट द सेल्स आर डिवाइडिंग अ न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन में इसको ठीक कर लो, इसको फ्रेम कर लो क्वेश्चन। ठीक, क्या है, हु एक्सप्लेन दैट द सेल्स आर डिवाइडिंग एंड, यहां पर हो जाएगा आपका एंड। ठीक है, एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये किसने बात स्टेटमेंट कही थी कि जो सेल्स हैं ये क्या होते हैं, ये विभाजित होते रहते हैं। कोई जो कौन समझाता था, समझाता है कि कोशिका विभाजित हो रही है और नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती है, मतलब कि जो नई कोशिका बन रही है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रही है, किसने बताया था। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ना एंटनी वन लीवनहॉक है ना रॉबर्ट हुक होंगे इसमें, यहाँ पर रोडोल्फ वर्चॉ इसके आंसर हो जाएगा आपका। रोडोल्फ वर्चॉ आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल की बात करी थी वो रॉबर्ट वर्चाउ ने की थी। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड, ऐसे सेल्स जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होते हैं उनको क्या कहते हैं। एंड द सेल्स दैट लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर, तो मैंने अभी पिछला ही आपको बताया था कि जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं है न्यूक्लियस के ऊपर वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। अब यहाँ पर जिनके पास है तो उसका मतलब यूकैरियोट्स हो जाएंगे, और जिनके पास नहीं है उनके पास वो क्या हो जाएंगे, प्रोकैरियोट्स। तो उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो यहाँ पर ये आपकी ये यहाँ पर कुछ लाइन्स है, इसको देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिसाइड्स द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल्स हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं हमारे, ठीक है, यूकैरियोट्स जो होते हैं इनके पास न्यूक्लियस तो होता ही होता है, साथ में और भी क्या होते हैं, और भी ऑर्गेनेलीज होते हैं जो आपकी कोशिका के और भी चीज़ें होती हैं कोशिकाओं के अंदर जो पाई जाती हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल्स हो गया। पर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये सब चीज़ों में क्या है, ये इनके पास सब चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। और राइबोसोम्स आर फाउंड इन, और जो पर राइबोसोम्स जो होता है वो बोथ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन, तो राइबोसोम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप सब लोग मार्क करके कर लेना, क्योंकि मैं एकदम कंफर्म बता सकती हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल का ये आंसर गलत होने वाला है। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन, तो राइबोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में पाए जाते हैं, कि क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, कि साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ ईआर में पाए जाते हैं, कि नन ऑफ द अबव। देखो यहाँ पर याद रखेंगे कि जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम की उपस्थिति होती है ये आपकी साइटोप्लाज्म में भी होती है, क्लोरोप्लास्ट में भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है, और रफ ईआर में भी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्मूथ ईआर होता तो नहीं होता, यहाँ पर रफ ईआर दिया है इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन में आएगा। तो साइटोप्लाज्म में भी होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। अब आप खुद सोचो, ये आपके पास एक सेल है जिसके अंदर सब कुछ है, मतलब आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया बन गया,
अब साइटोप्लाज्म तरल पदार्थ भी है इसके अंदर मान लो हमने क्या बना दिया, क्लोरोप्लास्ट भी बना दिया, ये एक हमारा प्लांट सेल है, क्लोरोप्लास्ट भी बन गया, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बना दिया हमने, सब बना दिया, न्यूक्लियस भी बना दिया। तो अब देखो ये जो आपका राइबोसोम्स हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, तो राइबोसोम्स आपके साइटोप्लाज्म में भी मान लो ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है, फिर आपके क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम्स बना दिए, फिर आपके माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम्स बना दिए, फिर आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी राइबोसोम्स बना दिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस पर मार्क कर लेंगे और इसको याद रखेंगे। ठीक है, द स्मॉलेस्ट सेल इज, ये भी एक फेवरेट क्वेश्चन के अंदर का ही आता है एग्जामिनर्स के, कि सबसे छोटा सेल कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। अब देखो एक क्वेश्चन था बहुत कंफ्यूजिंग था एग्जाम में आपका, कि क्या था, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। ठीक है, पीपीएलओ, इसमें मैंने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, क्लास 11th की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ कर देखा। ठीक है, मैं आपको स्क्रीनशॉट नेक्स्ट वाले सेशन में जरूर शेयर कर दूंगी, उसमें एंड करके दिया हुआ है, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ नहीं दिया है, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ दिया है। इसके हिसाब से उन्होंने एनसीईआरटी में उस चीज़ों को अलग अलग माना है, तो इसके हिसाब से एग्जामिनर भी अलग अलग ही मानेगा, मेरे ख्याल से इसमें नंबर नहीं देने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट सेल क्या हो जाता है, माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा की जो आपकी जो मतलब स्मॉलेस्ट सेल है, तो कितना बड़ा सेल है, ये आपका 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, इतना बड़ा ये सेल होता है, तो इसको याद रख लेना, ये इसकी जो मेजरमेंट है ये पता होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट है द साइज ऑफ बैक्टीरिया इज, तो जो आपका बैक्टीरिया का आकार होता है ये किसके किसके बीच में होता है, क्या 7 माइक्रोमीटर का होता है, कि 3 से 5 का माइक्रोमीटर का होता है, कि 3 माइक्रोमीटर 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3 to 5 माइक्रोमीटर, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 19th क्वेश्चन है आइडेंटिफाई प्रोकैरियोटिक सेल्स। आपको इसमें से प्रोकैरियोट्स को छांटना है, तो क्या हो जाएंगे, क्या ये देखो यीस्ट हमारा प्रोकैरियोट नहीं है तो वैसे ही कट गया। ठीक है, बैक्टीरिया हाँ है प्रोकैरियोट, ब्लू ग्रीन एल्गी हाँ है प्रोकैरियोट, ठीक है, माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ हाँ है प्रोकैरियोट्स, यहाँ पर माइक्रोप्लाज्मा नहीं है, माइकोप्लाज्मा है ये भी, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा हाँ ये, इसका मतलब 2, 3, 4 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 2, 3, 4 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन। स्टेटमेंट है प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल सराउंडिंग सेल मेम्ब्रेन, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत, कि प्रोकैरियोट्स में कोशिका झिल्ली के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है, ये सत्य बात है कि नहीं। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट आपकी सत्य है। मतलब प्रोकैरियोट्स जो होते हैं ये आपके, इनके पास सेल वॉल तो होती है और जो कि सेल मेम्ब्रेन को कवर्ड करती है, तो मतलब इस तरह से ये मान लो ये सेल वॉल है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन है, और इसके बाहर क्या हो जाएगी, इसके बाहर हो जाएगी सेल वॉल। तो इसके मतलब कि जैसा हमारा प्लांट सेल होता है एक तरह से, जिसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, इसी तरह से प्रोकैरियोट्स में भी सेल वॉल भी पाई जाती है और आपकी सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद जो मैं सेशन लाऊंगी उसमें शायद 20 से और भी प्लस क्वेश्चन रहेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस रहेंगे क्लास 11th स्टैंडर्ड के। और अगर आपको पढ़ लेना है एक बार तो आप क्लास 11th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर शायद 4th या 5th है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, और पढ़ने के बाद उसको सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा वो सेशन। तो चलिए टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।